ओके। तो आप लोग इससे पहले चैप्टर नंबर 1 पढ़ चुके हैं और चैप्टर नंबर 2 भी पढ़ चुके हैं। जहां पर लगेगा कि आप लोगों को आवाज नहीं जा रहा है, थोड़ा एक बार आप लोग बोल दीजिएगा, या जहां पर जो परेशानी हो फिर आप बोलिएगा, मैं इसको फिर से सुधार करेंगे। तो आप लोग देखें कि चैप्टर नंबर जो 1 था, चैप्टर नंबर 1 आप लोग पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 भी हम लोग पढ़ा चुके हैं। अब हम जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मानव जनन। हम लोग मानव जनन पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो मानव जनन ये आपका चैप्टर कर रहा है मानव। आपने इससे पहले पढ़े हैं कि जनन क्रिया जो होता है, जनन क्यों करता है, जनन कब करनी चाहिए, जनन करने का मुख्य कारण क्या होता है, आप लोग जान चुके हैं कि जनन को मुख्य रूप से 2 भाग में बांटा गया था, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, लैंगिक और अलैंगिक जनन क्रिया, लैंगिक और अलैंगिक जनन क्रिया। अब हम लोग जो पढ़ेंगे कि मानव जो होते हैं, मानव में लैंगिक जनन क्या होता है, क्योंकि मेल और फीमेल, नर और मादा दोनों अलग अलग जीवों में होते हैं। तो जिन जीवों में अलग अलग मेल और फीमेल होगा, नर और मादा होगा, उसमें लैंगिक जनन क्रिया है। अब क्वेश्चन का है, यहाँ पर आपका चैप्टर हो रहा है कि मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, कि मानव जनन, व्हाट इज मानव जनन, मानव जनन क्या है। मानव के द्वारा, यहां ध्यान दीजिए, यहां पर है कि मानव जनन यानी मानव के द्वारा, मानव के द्वारा किए जाने वाले वैसी क्रियाएं, मानव के द्वारा किए जाने वाले, हेलो हाँ बोलिए, हाँ बोलिए ना। अच्छा बात कीजिए, क्लास कर रहे हैं हम, दे रहे हैं बात करते हैं। हेलो, क्या कर रहे हैं, मानव जनन यानी मानव के द्वारा किए जाने वाले वैसी क्रियाएं, यानी मानव के द्वारा किए जाने वाले वैसी क्रियाएं जिससे नए जीवों की उत्पत्ति होता। तो इस प्रकार से किए जाने वाले क्रिया को मानव जनन क्रिया के नाम से जानते हैं। बन जाएगा आप लोगों से, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ गया कि मानव जनन क्रिया कैसे, मानव के द्वारा किए जाने वाले वैसी क्रियाएं जिससे नए जीवों की उत्पत्ति होता हो, उसे मानव जनन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग आते हैं कि मानव जनन का परिभाषा समझ में आ गया। अब देखिए कि मानव जनन क्रिया जो हो रहा है, मानव जनन क्रिया जो हो रहा है, मानव जनन क्रिया करने के लिए मानव के शरीर में कुछ ऑर्गेन्स होते हैं, मतलब जनन अंग होता है। हम लोग पढ़ेंगे कि मानव में जो जनन क्रिया हो रहा है, जनन क्रिया करने वाले कौन कौन से ऑर्गेन्स होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं, उन अंगों के बारे में कि अंग कैसा है, अंग के बनावट कैसे होते हैं, अंग के संरचना कैसे होता है और किस अंग का कौन सा कार्य होता है। तो अब हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे। थोड़ा हम लोग पहले चलते हैं फिगर की ओर। फिगर जो बायो में जो भी फिगर होगा, मैंने क्लास में बार बार बताते हैं कि बायो का फिगर सबसे आसान, वो सीखना नहीं है, बल्कि एकदम एक बार ध्यान दीजिए, सबको समझ में आ जाएगा। जब फिगर बन जाए, क्योंकि परीक्षा के 12th का जो आपका एग्जाम होगा, उस एग्जाम में 5 नंबर का रहता है फिगर सही वर्णन करने के लिए। तो 5 नंबर रहता है, तो यानी फिगर जब अच्छे बनाइएगा तो नंबर मिलेगा ही। तो हम लोग अब फिगर की ओर चलते हैं, क्योंकि फिगर जब समझ में आ जाएगा तो बहुत सारी चीज समझ में आ जाएगा। इसके बाद अभी जो आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको जो पढ़ाएंगे इसमें ढेर सारे ऑब्जेक्टिव निकलेगा। आप ऑब्जेक्टिव पर जब पकड़ बना के चलिएगा तो दोनों चीज तैयारी होगा एक ही साथ में, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव हम पढ़ाएंगे जो आपको नीट से लेकर के आपके बोर्ड एग्जाम में भी काम देगा। तो सारे ऑब्जेक्टिव और सारे सब्जेक्टिव, मतलब सब्जेक्टिव पढ़ेगा, ऑब्जेक्टिव स्वतः निकलते जाएगा उससे। तो मेरे ख्याल से आप लोग इस पर गौर से ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में ही ऑब्जेक्टिव बहुत सारे देते चलेंगे।
अब हम लोग पहले फिगर की ओर चलते हैं। अब आप देखिए कि पहले फिगर बनाने के लिए जैसे मैंने बताए थे कभी क्लास में कि पहले क्या करना है कि अगर वैसे नहीं बने तो क्या लिख देना है, उल्टा लिख देना है। कौन सी? डब्ल्यू लिख देना, उल्टा ओ लिखने देना है उल्टा, या फिर डब्ल्यू लिख देना। हमने क्या किए, यहाँ डब्ल्यू लिख दिए। अब डब्ल्यू लिखने के बाद इसके ऊपर एक हम रिसीवर या जिसको कहते हैं आप धनुष, ये धनुष इसके ऊपर डाल दिए। क्या डाल दिए हैं? धनुष। अब धनुष पर डालने के बाद मैं इसको क्या करते हैं, इस प्रकार से सब आदमी ध्यान दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, फिगर बड़ी आसान चीज है। समझ में आ रहा है? ठीक, ओके। आप लोग भी बनाते चलिए फिगर। एकदम फ्री माइंड में पढ़ना है कि लगे नहीं कि हम मतलब टेंशन में पढ़ रहे हैं, फ्री माइंड में पढ़िए। क्या है, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं? इसीलिए कोयल बोल रहा है। कितना चार्ज हुआ है? ठीक है, बोलो ना। फिगर बन गया होगा सब आदमी का? ठीक है मैडम। मानव जनन का है? हाँ, मानव, ये यूटेरस का है। अब देखिए हम लोग चलते हैं, फिगर तो बन गया फिगर, लेकिन फिगर का नामांकन होना चाहिए कि किस, ये जो मानव के शरीर में फीमेल में जो इस प्रकार के ऑर्गेन्स होते हैं, यूट्रस जो होते हैं, यूट्रस के कौन कौन से पार्ट होते हैं ना, ये तो संपूर्ण भाग है गर्भाशय का। अब इसके भाग के अलग अलग पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। ये जो देखते हैं दोनों साइड, ये एक साइड ये है और एक साइड ये है ना, इसको हम कहते हैं ओवरी।
अंडाशय, क्या कहते हैं इसको? इसको अंडाशय कहते हैं। ये जो आप भाग देख रहे हैं, ये इस भाग को हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये जो भाग देखते हैं, ये संपूर्ण भाग है यूटेरस। ये जो भाग देखते हैं, ये इसको हम कहते हैं वेजाइना। समझ मारा है? योनि मार्ग, इसका हिंदी होता है योनि मार्ग। समझ मारा? यानी मानव के शरीर में पाए जाने वाले ये मुख्य रूप से आंतरिक भाग होते हैं जो जनन क्रिया में सहायक होता है। इस अंग के साथ साथ कुछ बाहरी अंग भी होते हैं जो जनन क्रिया में सहायक होता है। यानी कुछ बाहरी अंग भी होते हैं जो जनन क्रिया में मुख्य रूप से क्या करता है, ये सहायक होने का काम करता है। अब हम लोग देखेंगे कि ओवरी के बारे में। यानी जब किसी फीमेल का जन्म होता है, किसी मादा की जन्म होती है, कोई बच्चे माँ की यूट्रस में रहते हैं जन्म के से पूर्व, उसी समय मादा के शरीर में 2 ओवरियां, यानी ओवरी कितने होते हैं? 2। यानी मादा के शरीर में 2 ओवरी पहले से बन के तैयार होता है। इसके बाद मादा के शरीर में ये फैलोपियन ट्यूब जो देख रहे हैं, फैलोपियन नलिका, ये भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। यूट्रस क्या होता है? यूट्रस सिंगल होता है ना, और एक वेजाइना होता है। समझ आ रहा है? यानी ओवरी कितने होते हैं? 2। फैलोपियन ट्यूब कितने होते हैं? 2। और यूट्रस 1, वेजाइना 1। ये मुख्य रूप से आंतरिक संरचना वाले भाग होते हैं, आंतरिक भाग होते हैं। अब इस आंतरिक भाग के साथ साथ कुछ बाह्य जनन अंग भी होते हैं, जो बाहरी के अंग होते हैं जो जनन क्रिया में सहायक होता है। हम लोग बाह्य जनन के अंग के बारे में भी पढ़ेंगे, पहले हम लोग आंतरिक जनन के भाग में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं ओवरी। अब क्या होता है कि एक मादा जब जन्म लेती है, जन्म के समय से ही उसमें ओवरी होते हैं, यानी अंडाशय होता है। जिस अंडाशय का काम होता है ओवम को मैच्योर करना, ओवम को परिपक्व होना करना। यानी इस मादा के शरीर के अंदर ये जो आप देख रहे हैं, इसमें छोटे छोटे बूंदे बूंदे दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं? ये क्या है? ये ओवम है। एक बालिका की जब जन्म होता है तो जन्म के समय से ही, जन्म के पूर्व से ही उसके ओवरी के भाग में बहुत सारे ओवम होते हैं। यानी लगभग 5000 ओवम एक मादा के ओवरी में पाए जाते हैं। समझ आ रहा है? हेलो हेलो, लगभग कितने ओवम होते हैं? 5000 ओवम। अब 5000 ओवम होते हैं। ये 5000 ओवम में से एक ओवम परिपक्व होने के लिए शरीर से बाहर निकलता है, यानी ओवरी का ये कार्य हुआ ना। अब ओवरी क्या करता है? कुछ हार्मोन भी डिस्चार्ज करते हैं, जिस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। क्या नाम है इसका? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मुख्य रूप से 2 हार्मोन ओवरी डिस्चार्ज करते हैं, एक एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन। अब ये दोनों हार्मोन जो होते हैं, ये दोनों हार्मोन का काम होता है कि दोनों का अपना अपना अलग अलग कार्य होता है। एक हार्मोन क्या करता है कि एस्ट्रोजन की जनन क्रिया में सहायक होने वाले सभी अंगों को वृद्धि करने का काम करता है, सभी अंगों को लंबाई चौड़ाई उनके कार्य में सहायक होते हैं। बन जाएगा? ये क्या करता है कि ओवरी में जो अंडाणु है इसको मैच्योर करने का काम करता है एस्ट्रोजन। इसके बाद क्या करता है, ये जनन क्रिया में सहायक होने वाले जितने अंग और जितने तंत्र होते हैं, सारे अंगों की लंबाई चौड़ाई एवं जनन क्रिया के प्रति आकर्षित करने में सहायक होते हैं। समझ आ रहा है?
और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जनन क्रिया के समय ओवम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करने में भी सहायक होता है। समझ में आ रहा है ओवरी का क्या कार्य है? ओवरी में मुख्य रूप से दो हार्मोन, एक एस्ट्रोजन दूसरा प्रोजेस्टेरोन। अब हम लोग आते हैं कि ये जो ओवरी रहते हैं, ओवरी का भी कुछ ना कुछ लंबाई होगा, कुछ चौड़ाई होगा, सारे चीज इसके अंदर होगा। तो अब देखिए कि एक ओवरी की लंबाई होते हैं 3 सेंटीमीटर। ओवरी का जो लंबाई होता है 3 cm, लिखते हैं ये। ओवरी की लंबाई कितना होता है? ओवरी की लंबाई होता है 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई होता है 1.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर और 1.0 cm मोटाई होता है। अब समझ में आ रहा है कि अंडाशय की लंबाई कितना होता है? 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर और मोटाई 1.0 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? अब क्या होता है कि जब किसी बालिकाओं की उम्र हो जाए, कितने वर्ष? 12 से 14 वर्ष ना, 12 से 14 वर्ष हो जाए। कुछ बुक आपको देगा 10 से 14 वर्ष, लेकिन 12 से अगर 14 वर्ष हो जाए तो उसके शरीर के अंदर, यूट्रस के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन डिस्चार्ज होता है, जिस डिस्चार्ज होने के कारण इसमें से ओवम परिपक्व होकर के, परिपक्व माने मैच्योर, जनन क्रिया करने के लायक, मैच्योर होकर के, मैच्योर होकर के वो जनन क्रिया के लायक हो जाते हैं और फेलोपियन ट्यूब के अंदर, मतलब इस भागों में जनन क्रिया के लिए आगे बढ़ते हैं। यानी प्रत्येक मंथ कितने ओवम? 1 ओवम। प्रत्येक मंथ में 1 ओवम बाहर निकलेगा। ठीक है, जब उसका उम्र हो जाए 12 से 14 वर्ष। अब 1 ओवम बाहर निकल रहा है निषेचित होने के लिए। इसमें कुल ओवम की कुल संख्या कितना बताए थे? 5000 है। अब 1 ओवम बाहर निकलना है। अब एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, जो आपको बिहार बोर्ड का एकदम वीवीआई अभी के समय में वीवीआई ऑब्जेक्टिव बनता है, काफी इंपॉर्टेंट कि रहेगा कि मादा के यूट्रस के अंदर ओवरी से एक मादा अपने जीवन काल में कितने ओवम विमोचित करते हैं, मतलब कितने ओवम को बाहर निकालते हैं। अब कितने ओवम को बाहर निकालते हैं, थोड़ा ये ध्यान दीजिए। ये क्या करता है कि कितने ओवम बाहर निकालते हैं, यानी 1 महीना में कितना निकल रहा है? 1 ओवम। अब 1 ओवम निकल रहा है 1 महीना में, और ये निकलना बंद होगा कि कब? 45 से 50 वर्ष में। 45 से 50 वर्ष में ये निकलना स्वतः बंद हो जाएगा। अब क्या करना है कि जब 1 मंथ में निकला 1 गुने 12, 1 महीना, 1 वर्ष कितने दिन का होता है? 12 महीने का, इक्वल टू 12। अब हम क्या करेंगे कि 14 वर्ष से लेकर के और 45 वर्ष के बीच में कितने, इस बीच में कितने समय होता है, कितने महीने होते हैं, ठीक, या कितने वर्ष हुआ? जितना वर्ष होगा तो उतने वर्ष में 12 से गुना कर देंगे। समझ में आ रहा है? जितने वर्ष 14 से लेकर के 45 वर्ष के बीच में जितना वर्ष बनता है उसमें हम 12 से गुना कर देंगे, तो हम पाते हैं वहां गुना करने के बाद अब देखिएगा कि ये होता है लगभग 400। लगभग 400, यानी एक मादा अपने जीवन काल में लगभग 400 ओवम को बाहर निकाल पाते हैं। यानी एक मादा अपने जीवन काल में 400 ओवम को ही बाहर निकाल पाता है। शेष ओवम जो है उसके यूट्रस के ओवरी के भाग में ही रह जाते हैं। तब तक में उसकी उम्र जो है समाप्त हो जाता है, उसमें हार्मोन का डिस्चार्ज स्वतः बंद हो जाता है। समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ गया? अब हम लोग चलते हैं
अब हम लोग चलते हैं फेलोपियन ट्यूब के अंदर कि फेलोपियन ट्यूब क्या है। हाँ हेलो सर, अंडाशय के बारे में कुछ बतलाइए। ठीक ठीक बताएं। आप देखिए हेलो हाँ, लिखा दीजिए ना अंडाशय के बारे में। और लिखाना भी होगा। लिखाइए तो लिख लेंगे। सो समझा दिए, लिख नहीं लीजिए। जी सर, लिख लेंगे। वही जितना समय बस रहेगा। अंडाशय को कार्य के लिखना है तो कार्य अंडाशय का काम क्या क्या है कि हार्मोन का पहला काम हार्मोन का डिस्चार्ज करना। कौन कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का डिस्चार्ज करना पहला काम। दूसरा काम होता है कि ओवम को संचित करके जमा करके रखना। समझ में आ रहा है? अंडाणु को जमा करके रखना। तीसरा काम अगला काम होता है कि जनन क्रिया में सहायक होने वाले सभी अंगों को डेवलप करना, उसको वृद्धि करने में सहायक होना। बन जाएगा। फिर अगला काम होता है कि मेंस साइकिल में ऋतुस्राव मासिक चक्र होते हैं, उस क्रिया को करने में सहायक होना। तो बन जाएगा ये स्वतः। इसका लंबाई चौड़ाई आपको ध्यान रहेगा। इसकी लंबाई होते हैं 3.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई होता है 1.5 सेंटीमीटर। लो और मोटाई होता है मोटाई होता है हेलो हाँ सर ऑनलाइन क्लास लेना है। तो इतना समझ में आ रहा है? जी सर। अब हम लोग फेलोपियन ट्यूब की ओर चलते हैं। आप ऑब्जेक्टिव में एकदम ध्यान रखिएगा कि ये ऑब्जेक्टिव आपको परीक्षा में एकदम अभी से लेकर नीट तक पूछता है। इसकी लंबाई चौड़ाई, इसका क्या काम है, ये एक मादा में कितने ओवरी होते हैं, ये सारी चीज अभी ऐसे आपको नीट तक ये सारी चीज मिलेगा। एक मिनट सर, लास्ट में ऑब्जेक्टिव लिखा दीजिएगा ना सर। हाँ हाँ लिखाएंगे। हाँ वैसा होगा तो ये सब मोबाइल पर भी भेज देंगे हम। जी सर, भेज दीजिए। मोबाइल भेज देंगे। अब देखिए फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन नलिका यानी फेलोपियन नलिका मादा के यूट्रस में एक जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? एक। आप देख रहे हैं दोनों साइड है तो फेलोपियन नलिका एक जोड़े होते हैं जो एक संयोजी ऊतकों के द्वारा बने हुए नालिकानुमा संरचना होता है, जिस संरचना की कुल लंबाई 12 सेंटीमीटर होते हैं। कितना होता है कुल लंबाई? कुल लंबाई 12 सेंटीमीटर होते हैं, ध्यान रखिएगा। फेलोपियन ट्यूब की कुल लंबाई 12 सेंटीमीटर होता है। फेलोपियन ट्यूब में जब हार्मोन स्राव होता है तो फेलोपियन ट्यूब की लंबाई और चौड़ाई में हार्मोन के कारण वृद्धि होती रहती है। फेलोपियन नलिका का मुख्य कार्य होता है कि ओवम जब निषेचित होने के लिए बाहर निकलते हैं तो उसे निषेचित करना, यानी शुक्राणु और अंडाणु का आपस में मिलना ही क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन क्रिया, निषेचन ना। शुक्राणु और अंडाणु का मिलना निषेचन क्रिया कहलाता है। यानी शुक्राणु और अंडाणु प्रायः कहाँ आके मिलता है? फेलोपियन नलिका के अंदर, यहीं पर मिलेगा शुक्राणु अंडाणु। यानी फेलोपियन नलिका के भाग में ही जाकर के शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं। अब अगर आपका क्वेश्चन बनेगा कि फेलोपियन शुक्राणु का निषेचन क्रिया, अंडाणु का निषेचन क्रिया मादा के किस अंग में होते हैं? अंडाणु का निषेचन क्रिया। अब वहां ऑप्शन फंसाता है, दे देगा आपको वेजाइना, ओवरी, फेलोपियन नलिका और यूट्रस। तो बच्चे सोचता नहीं है और लिख देता है या तो यूट्रस या वेजाइना, जो कि गलत है। ऐसा होगा नहीं। ये कहाँ होता है? फेलोपियन नलिका में। ये फेलोपियन नलिका में ही निषेचित होते हैं। समझ कहाँ निषेचित होते हैं? तो फेलोपियन नलिका में निषेचित होते हैं। और फेलोपियन नलिका निषेचित अंडाणु को कहां तक पहुंचाने का काम करता है? यूट्रस तक। समझ आ रहा है? फेलोपियन नलिका उसको यूट्रस तक पहुंचाने का
काम करता है, साथ ही साथ ये ओवम के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन को यूट्रस के विभिन्न भागों, गर्भाशय के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। बन जाएगा। अब अगर रहे फैलोपियन नलिका, एक फीमेल में कितने होते हैं? एक बताइए ना अभी कि 2 होते हैं, समझ में आ रहा है? फीमेल में कितना होता है? फीमेल में 2 होते हैं। फैलोपियन नलिका क्या करता है? इसका मुख्य काम क्या होता है कि अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन क्रिया कराना, साथ ही साथ ओवरी से स्रावित होने वाले हार्मोन को यूट्रस के विभिन्न भागों में पहुंचाना और निषेचित अंडाणु को पुनः अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचाना, जिससे निषेचित अंडाणु आगे चल के जायगोट का निर्माण कर सके। यहां तक क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब हम लोग आगे बढ़े। अब देखिए, लिखिए यूट्रस लिख के दे दीजिए। फैलोपियन नलिका पढ़ा दिया ना, यूट्रस लिखिए। हाँ, यूट्रस मतलब गर्भाशय, उसका हिंदी लिखिए गर्भाशय। गर्भाशय लिख के दे दीजिए। जी सर बोलिए। लिख के दे दिए। अब ध्यान दीजिए कि यूट्रस जो होता है, ये संपूर्ण भाग क्या कहलाएगा? संपूर्ण क्षेत्र जो होता है, लेंथ जो होता है, ये कहलाता है यूट्रस। अब संपूर्ण ये लेंथ है, क्या कहलाएगा? यूट्रस, यानी सारे भाग यूट्रस, यानी इसका भी अब लंबाई चौड़ाई होगा। अब आप देखिए कि इसका जो लंबाई होता है, ये लंबाई कितने होते हैं? 7.10 सेंटीमीटर। कितना होगा लंबाई? 7.10 सेंटीमीटर। इसका चौड़ाई होगा 5 सेंटीमीटर। कितना होगा चौड़ाई? 5 सेंटीमीटर। और इसकी मोटाई होगी 3.5 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? चौड़ाई, लंबाई हुआ 7.10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और मोटाई 5 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? अब देखिए कि अब रहेगा यूट्रस का कार्य। यूट्रस है होता पढ़े कैसा? यूट्रस क्या होता है? एक नारंगी के समान होते हैं। कैसा होता है? एक नारंगी के समान होता है, जो मलाशय के ऊपरी भागों में अवस्थित होते हैं। ये मलाशय के ऊपरी भाग में अवस्थित होते हैं। अब जो मलाशय के ऊपरी भाग में अवस्थित होते हैं, कि यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो भाग होते हैं, ये जो आप भाग देखिएगा, ये भाग प्रायः विभिन्न प्रकार के क्रिया करने में सहायक होते हैं। जैसे इसका मुख्य रूप से काम होता है कि जायगोट, जब फर्टिलाइजेशन क्रिया होता है, फर्टिलाइजेशन क्रिया के फलस्वरूप निषेचित अंडाणु को, उनके कोशिकाओं को विभाजित करता है, एक से अधिक खंडों में तोड़ने का काम करता है। जब ये एक से अधिक भागों में टूटते हैं, तो यूट्रस के भागों में जाकर के जायगोट का निर्माण होता है। आपने पहले समझ चुके हैं कि फर्टिलाइजेशन क्रिया क्या है। मैंने बताया है कि शुक्राणु और अंडाणु का संलयन ही फर्टिलाइजेशन क्रिया कहलाता है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ बताया कि यूट्रस की लंबाई होता है 7.10 सेंटीमीटर, मोटाई होता है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और मोटाई 3.5 सेंटीमीटर। अब ये सामान्य आकार है, लेकिन इसके आकार में परिवर्तन होगा। कब परिवर्तन होगा? जब यूट्रस के अंदर जायगोट का निर्माण, जायगोट मतलब भ्रूण, मतलब बच्चे ना,
जब जायगोट का निर्माण यानी बच्चे के का यहाँ भ्रूण का निर्माण जब होता है तो इसमें परिवर्तन होता है। ये क्या करता है कि इसमें हार्मोन डिस्चार्ज होते हैं, जो हार्मोन जायगोट को पोषक तत्व देने में सहायक होते हैं। अब हाँ बिल्कुल सही। अब हम लोग चलते हैं, ये जो देख रहे हैं ये दीवार, जब फर्टिलाइजेशन क्रिया होगा, जब फर्टिलाइजेशन क्रिया होगा तो इस दीवार में आकर फर्टिलाइजेशन क्रिया होगा, इस दीवार में आकर के निषेचित अंडाणु दीवार के यूट्रस की दीवार में आकर के चिपक जाते हैं। वहां क्या होता है, दीवार में आकर के चिपक जाते हैं। वहां पर चिपकने के बाद इसमें विभाजन क्रिया स्वतः आरंभ हो जाते हैं, और आरंभ होने के बाद जायगोट का निर्माण हुआ, और जायगोट जो निर्माण होता है, अब निर्माण होने के बाद जायगोट को भी भोजन चाहिए, शोषण चाहिए और उत्सर्जन क्रिया करनी चाहिए। अब हम लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन बनेगा और परीक्षा का विवेक क्वेश्चन बनता है कि मादा की यूट्रस में पल रहे बच्चों का शोषण, पोषण और उत्सर्जन किस प्रकार होता है। क्योंकि हम लोग अगर घर में रहते हैं खुले वातावरण में, तो हम लोग भोजन करते हैं, हवा ग्रहण कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो मादा के यूट्रस में जो बच्चे हैं उनको भी तो भोजन चाहिए, पोषण चाहिए, क्या नहीं चाहिए? हेलो, तो इसको भी चाहिए, तो इसको भी भोजन पोषण सारे चीज चाहिए। लेकिन जब नहीं मिलता है तो क्या होगा, वो मर जाएंगे। हम लोग भोजन नहीं मिलेगा मर जाएंगे, उत्सर्जन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। तो उसी प्रकार यूट्रस में पल रहे जायगोट को भी सारी क्रिया की आवश्यकता होती है, और वे भी भोजन शोषण इत्यादि करते हैं। इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर इस भाग में, ये जो यूट्रस का भाग देखते हैं, इस भाग में एक संरचना बनता है, एक झिल्ली का निर्माण होता है। ये झिल्ली का जो निर्माण होता है, ये झिल्ली प्रायः यूट्रस से लेकर के जायगोट के नाभि से जुड़े होते हैं। आपको क्वेश्चन रहेगा प्लासेंटा क्या है, तो प्लासेंटा क्या है कि एक रुधिर के द्वारा बनने वाले एक संरचना है, जो आप संरचना देख रहे हैं, रुधिर मतलब रक्त के द्वारा, तो रक्त के द्वारा ये बनने वाला क्या है, एक संरचना है जो बना होता है। किससे जुड़े होते हैं, तो मादा के यूट्रस से और बच्चे के नाभि से जुड़े होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लासेंटा, अपरा या फिर नाभि। तो आपको बुक में नाभि नहीं मिलेगा, बुक में मिलेगा प्लासेंटा और अपरा। अगर क्वेश्चन है अपरा क्या है तो हिंदी अपरा हुआ, और प्लासेंटा रहे तो इंग्लिश में प्लासेंटा हुआ। तो परीक्षा में प्रायः अपरा ही रहता है। आप समझ गए अपरा क्या है? अपरा क्या है कि मादा की यूट्रस में रुधिर के द्वारा बनने वाले एक संरचना होते हैं। अब ये संरचना होते हैं जो बच्चे के नाभि से मां के यूट्रस से जुड़े हुए होते हैं। और रहेगा इसका कार्य, देखिए यूट्रस का कार्य, या यूट्रस में जो नाभि है उसका कार्य, या प्लासेंटा का कार्य। अब प्लासेंटा का काम होता है कि बच्चे को यानी जायगोट को पोषक तत्व का आदान प्रदान करना, कि माँ जो जल ले रही है, माँ जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व ले रहे हैं, इन पोषक तत्व को बच्चे तक पहुंचाना। समझ में आ रहा है? इसके बाद माँ के शरीर में जो तापमान है, ये तापमान प्रायः बच्चे में बना हुआ रहना, क्योंकि अगर तापमान बच्चे में नहीं बनेगा तो वो मर जाएंगे। तो उसको समान रूप से तापमान बनाए हुए रखता है। अगला काम होता है उत्सर्जन क्रिया करने में सहायक होना। समझ में आ रहा है? अगला काम ठीक। हेलो, 98.5 समझ आ रहा है? एकदम फिक्स है। इससे अगर इस 98.5 से तापमान बढ़ता है तो ऑलरेडी इसका मतलब मादा को फीवर हो चुका है, शरीर उनका असंतुलित हो रहे हैं। या अगर 97 डिग्री से कम हो रहा है तो फिर शरीर असंतुलित है। इसके मध्य ही होना चाहिए, 97.5 होनी चाहिए, 97.5, तब जाके तापमान संतुलन है, नहीं तो बना हुआ नहीं है, इसलिए 98.5 माना गया है उसको। अगर ये आप मुंह का तापमान नापिएगा तब होगा, लेकिन अगर मुंह में अगर नहीं नापते हैं, मुंह में अगर कांख में नापते हैं तो फिर दोनों में अंतर होगा, लेकिन ये मुख्य रूप से तापमान माना गया है। अब थोड़ा आइए आगे की ओर,
तो यहाँ बन जाएगा प्लासेंटा क्या है, प्लासेंटा का जी सर अब बन जाएगा, प्लासेंटा का कार्य बन जाएगा, यानी कुल मिला के यूट्रस का कार्य बन जाएगा कि अगर रहेगा गर्भाशय का कार्य तो बन जाएगा, और बन जाएगा। आप ओवरी देख लीजिए कि ओवरी कितने होते हैं, 2 ओवरी होते हैं। एक मादा के यूट्रस में 5000 ओवम पाया जाता है। हम एक बार रिपीट कर देते हैं, एक मादा के यूट्रस में 2 ओवरी, जन्म से पूर्व से ही दोनों ओवरी मिला करके 5000 ओवम, 5000 ओवम मतलब अंडाणु, जिसमें से मादा अपने जीवन काल में लगभग 400 ओवम बाहर निकालते हैं। प्रत्येक मंथ 1 ओवम बाहर निकलते हैं। मादा के ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन डिस्चार्ज होता है, जो जनन क्रिया करने वाले अंग एवं अंग तंत्रों को सहायता करने का काम करता है। यहाँ तक आप ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके हैं। हैं। एक सर आए हुए थे, वही कुछ बोल रहे थे। कल से हम भी इंग्लिश का ऑनलाइन लेंगे, बोलिए। और कल से एक सर हैं, वो भी इंग्लिश का मतलब क्लास हाँ, ऑनलाइन क्लास देंगे बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं। बैठे थोड़ा देर। ये ठीक है, बहुत बढ़िया। कल से 12th कल से कंपटीशन भी। कल से रहेगा कंपटीशन का भी, और ये दोनों नाम क्या है सर? PL यादव नहीं, वो क्लास कर लेगा, समझ वो क्लास समझिएगा, कीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं। काफी बेहतरीन पढ़ाते हैं। ठीक, यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं भेजाइना पर। कहाँ आते हैं? भेजाइना। भेजाइना में क्या होता है? योनि मार्ग ना। हाँ, भेजाइना का हिंदी होता है योनि। इसका क्या होता है? योनि मार्ग। अब देखिए, योनि मार्ग यानी मादा के जनन क्रिया करने वाले सबसे प्राथमिक जो भाग होते हैं, ये योनि मार्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राथमिक भाग जो होते हैं योनि मार्ग ही कहलाते हैं। इसकी लंबाई होता है 7.10 cm। वो सुनो तो, हेलो, यूट्रस का लंबाई जो हम, अच्छा ठीक है, हाँ लिख लिया। हेलो, भेजाना की लंबाई कितना होता है? 7.10 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने लिखा दिए हैं ये यूट्रस के बारे में। यूट्रस की लंबाई कितना लिखे हैं? यूट्रस की लंबाई क्या लिखे हैं? 7.10 सेंटीमीटर। नहीं, 7.5 है, मिस हो गया था। 7.5, 7.5। आप देखिए, भेजाना की लंबाई क्या होते हैं? 7.10 सेंटीमीटर। अब भेजाना क्या होता है? ये संयोजी ऊतक के बने होते हैं। ये जनन क्रिया करने वाले सबसे प्राथमिक भाग होते हैं, अंग होते हैं। भेजाना के भागों में एक तंतु लगे होते हैं, एक झिल्ली लगा होता है, जिस झिल्ली को हम कहते हैं हाइलम। इस झिल्ली को हम क्या कहते हैं? हाइलम। मादा के भेजना के भागों में आपको क्वेश्चन रहेगा कि मादा के भेजना के योनि मार्ग के भागों में एक झिल्ली होता है, जिस झिल्ली का क्या नाम है? उसका नाम होता है हाइलम। हाइलम का काम होता है कि यूट्रस में किसी भी पदार्थों को प्रवेश करने से रोकना ना। इसका काम होता है कि अंदर प्रवेश करने से रोकना। भेजना का काम होता है शुक्राणु को निषेचित जनन क्रिया करने में सहायक होना, साथ ही साथ किसी भी अवांछनीय पदार्थों को आंतरिक भागों में प्रवेश करने से रोकना। समझ में आ रहा है? यहां तक समझ गए हैं? अब हम लोग आगे, इसमें से कहीं कोई दिक्कत है आप उनको? हेलो, इसमें से कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? आज लगता है बहुत बच्चे को जो है लिंक मतलब जोड़ने में कहीं कहीं परेशानी हुई है, इसलिए बच्चे कम आया है। कहीं कहीं होगा लगभग 25-30 को, लेकिन प्रॉब्लम है बच्चे को सब नहीं जुट पा रहा है। कहीं कहीं कुछ है जो सबको दिखा नहीं रहा है, संख्या बता भी नहीं रहा है सही। तो समझ में आ रहा है? तो इसीलिए आज थोड़ा कम में पढ़ा देंगे, ताकि बच्चे कुछ छूट नहीं जाए।
यहाँ तक समझ में आ गया? जी सर। क्या करें, आज छोड़ दें? तो होमवर्क में क्या रहेगा घर के लिए? आप लोग इसके बारे में जितना हम पढ़ा दिए हैं, इसको आप कम से कम ऑब्जेक्टिव जितना है, जैसे किसकी लंबाई कितना है, किसका ओवरी का काम क्या काम है, फैलोपियन नलिका का काम क्या है, यूट्रस का काम क्या है, भेजना का क्या काम है, इसको आप लोग अच्छा से पढ़ करिएगा। हम कहीं कहीं से इसमें पूछ लेंगे। जी सर। ठीक, तो आज भर के लिए इतने रहने दीजिए। फिर हम आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मेंस साइकिल किसको कहते हैं, और बहुत सारे इससे आगे जो है फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, बाय।